आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे पुलिस भर्ती, लेखपाल, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह सभी भर्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है, भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। 1906 में गोरी की अचानक मृत्यु पर गोरी के भारतीय प्रदेशों के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम, कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो गोरी का गुलाम था। उसने उनके स्थानीय नागरिकों के कहने पर किस जगह सत्याग्रहण की? तो लाहौर में। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की। बलबन द्वारा स्थापित राजवंश कौन सा था? तो बलबनी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश, इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। आगे है, 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को गुलाम वंश का माना जाता है, क्योंकि वे एक वंश के नहीं थे और अधिकतर दास थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को और किस वंश के नाम से जाना जाता है? तो आदि तुर्क और इल्बिरी वंश के नाम से जाना जाता है। आगे है, आरंभिक सल्तनत काल में गुलाम वंश का प्रत्येक सुल्तान स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को मामलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। मामलूक शब्द का अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास से है। मामलूक नाम किस इतिहासकार द्वारा दिया गया है? तो हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का ज्ञाता होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो कुरान खान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपनी उदारता और दानशीलता की वजह से लाख बख्श कहा जाता है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। उसने किस प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। पूछ लिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कितने साल का था? तो 4 साल का था। उसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक को अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण क्या था? तो चौगान को पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण। नेक्स्ट है, ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह था। उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश इल्बरी वंश, इल्तुतमिश ने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो इल्बरी वंश की। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। अपनी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई? तो बगदाद के अब्बासी खलीफा द्वारा। आगे है, इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए वफादार गुलाम अमीरों का दल बनाया। इस दल का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो तुर्कान, चहलगामी या चालीसा के नाम से। नेक्स्ट है, 1221 में चंगेज खां ख्वारिज्म के अंतिम शाह का पीछा करते हुए सिंध पहुंच गया था। शाह ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। ख्वारिज्म के इस शाह का क्या नाम था? तो जलालुद्दीन मांगबरनी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इक्ता शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना का निर्माण किस सुल्तान की देन है? तो इल्तुतमिश की देन है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे।
उसके द्वारा प्रारंभ सिक्के कौन से थे? तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र चयन करने की प्रथा को तोड़ा और अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, रजिया के राज्यारोहण से सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। रजिया की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सुल्तान सफल क्यों नहीं हुई? बताइए क्यों नहीं हुई? उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। किस कुलीन के साथ रजिया सुल्तान निकट थी? तो जलालुद्दीन याकूत की निकट थी। मोइनुद्दीन बहराम शाह ने नायाब ए मुमलकत नामक नवीन पद की स्थापना की। सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले किस नेता को प्रदान किया गया? तो यतगीन को। नेक्स्ट है, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी किसे समर्पित की? तो नसीरुद्दीन शाह को। मिन्हाजुद्दीन की पुस्तक थी तबकात ए नासिरी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबन अमी हाजिब के पद पर नियुक्त था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वह नायबे मुमलकत बना। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। बलबन के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों के दल का नेता कौन था जो बलबन का विरोधी था? तो इमादुद्दीन रिहान। नेक्स्ट है, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। पूछ लिया जाता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान बलबन ने प्रशासन की कौन सी नीति अपनाई? तो कठोर नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत को दो विशेषज्ञताओं से एक के अनुसार सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया होता है और दूसरी विशेषता क्या थी? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन महमूद का। आगे है, बलबन के शासनकाल में वजीर पद का महत्व कम हुआ। नायब के पद को उसने खत्म कर दिया। उसने अयोग्य सैनिकों को पदमुक्त कर दिया और चालीसा दल का दमन कर दिया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो उसके गुप्तचर विभाग को। आगे है, बलबन द्वारा दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण था। आगे है, अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि किसे कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा है। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो। राज्य की राजधानी के आर्थिक मामलों को देखने के लिए दीवान-ए-रियासत नाम के विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आगे है, खालसा क्षेत्र अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था। इस क्षेत्र का शासन कौन संभालते थे? तो अमीर और सहना। आगे है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख़-ए-फिरोज़शाही, जिसे बर्नी ने लिखा था। तारीख़-ए-फिरोज़शाही पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसने लिखा है? बर्नी ने। आगे है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण करने को कहा जाता था। किसे का क्या कहा जाता था? जाब्ता या जाविता। जवाबित क्या था? तो राज्य कानून था। अलाउद्दीन द्वारा बिस्वा को भूमि की पैमाइश की मानव इकाई माना गया। उसके समय में कर की दर क्या थी? तो उपज का आधा अर्थात 50%। आगे है,
सरकारी धन से सहायता प्राप्त उस बाजार को क्या कहा जाता था जो निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था? तो सराई अदल। आगे है, अलाउद्दीन के आदेश पर सारी भूमि संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क, इनाम और वक़्फ़ के रूप में थी, वह वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दी गई। वक़्फ़ भूमि कौन सी थी? तो उपहार में दी गई भूमि को वक़्फ़ भूमि कहते थे। आगे है, अलाउद्दीन ने खूतों और मुकदमों के विशेषाधिकार छीन लिए थे। खूत किसे कहा जाता था? तो खूत जमींदारों को कहा जाता था। आगे है, राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर तथा चराई कर भी लिया था। चराई कर किससे संबंधित था? तो दुधारू पशुओं से। आगे है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था? क्वेश्चन आया हुआ है, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान-ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो राजस्व किस कारण हुई थी? तो राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए। आगे है, किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह अफ्रीकी यात्री कौन था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया था? तो रहेला में। रहेला या रिहला पूछ लिया जाता है। रहेला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इब्न बतूता ने। किसने सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इतिहासकारों ने दिल्ली के सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा। किस सुल्तान को कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन को सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी का परिवर्तन था। राजधानी परिवर्तन से पूर्व देवगिरी का नाम को क्या नाम दिया गया? तो दौलताबाद। वर्तमान दौलताबाद किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के समीप स्थित है। कुबतुल इस्लाम की संज्ञा किसे दी जाती है? तो देवगिरी को। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के तहत तांबे तथा मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए। इनके पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अत्यधिक विशाल सेना रखना। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो चीन का उदाहरण लेकर। आगे है, खुरासान अभियान के लिए बने त्रिमैत्री संगठन में मोहम्मद बिन तुगलक और मिस्र के सुल्तान के अलावा कौन शामिल था? तो मंगोल शासक तर्मासरीन। नेक्स्ट है, बलबन ने सीजहा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से प्रारंभ किया और नवरोज त्यौहार मनाने की प्रथा भी आरंभ की। ये सभी प्रथाएं किस देश की हिस्सा थी? तो ईरान की थी। आगे है, बलबन के पश्चात उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी बना। अमीरों के एक गुट के नेता ने कैकुबाद की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। वह नेता कौन था? तो मलिक फिरोज, जिसे जलालुद्दीन कहा जाता। आगे है, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिहाल गनी के विनाश का श्रेय दिया गया? तो किसे दिया गया? बलबन को। आगे है, किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो बलबन ने। आगे है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किसने करवाया था? किसका मकबरा था? तो बलबन का, इस्लामी शैली में था। आगे है, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति के नाम से। आगे है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी और जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया? किसने अपनाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। आगे है, दक्षिण भारत और मुसलमानों
का प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ, यह किस शासक के विरुद्ध था? तो देवगिर के रामचंद्र देव के विरुद्ध था। आगे है, किस शासक के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आगे है, किस शासक के शासनकाल में रिपीटेड है सर्वाधिक आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लिया। इससे पूर्व उसे किस सुल्तान ने नहीं जीता था? उसने चित्तौड़ को क्या नाम दिया? तो खिजराबाद। अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई, यह कथन किस शिलालेख पर अंकित है? तो जोधपुर के संस्कृत शिलालेख पर। आगे है, अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के विरुद्ध था। इसी अभियान के समय कैम्बे में मलिक काफूर पकड़ा गया। इस समय गुजरात का शासक कौन था? तो बघेल राजपूत कर्ण। आगे है, अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण पर किया गया सबसे पहला आक्रमण प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के विरुद्ध था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय अपने एक सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण के लिए मलिक काफूर के पास भेजा था। प्रताप रुद्रदेव कहाँ के शासक थे? तो तेलंगाना के शासक थे। तेलंगाना आक्रमण के समय ही प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। यह कथन सत्य है असत्य? तो सत्य है। तेलंगाना के आक्रमण में प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? तो सीरी में बनाई। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के राज्य के विद्रोह का दमन करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, जिनमें से 3 अध्यादेश थे। पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर उसे खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि की। दूसरा था, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। तीसरा, दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। और चौथा अध्यादेश क्या था? तो अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोहों पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी। उल इमाम उल वसीक बिल्लाह, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियां धारण करने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी। स्वयं को दूसरा सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो किसने कहा था अपने को? अलाउद्दीन खिलजी अपने को सिकंदर ये सानी या दूसरा सिकंदर कहता था। आगे है, बाजार विनिमयन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। राजा पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम है? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है, सन 1306 के ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी थी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? नया धर्म अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। आगे है,
तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। आगे है, अलाउद्दीन की कठोर नीतियों के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई। इस मध्यपंथी नीति को बर्नी ने क्या नाम दिया? तो रस्मे मियान। आगे है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। वह राज्य जिसे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया कौन था? वारंगल। आगे है, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी, ये संज्ञाएं किस शासक के लिए दी जाती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो दर्शन शास्त्र में निपुण था। ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।